हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एससी के महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट 37वां है। इससे पहले हमने 36 प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एससी और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को लोड किया है चैनल पर, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखें दोस्तों, जो चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन जो संत थे वह कौन थे? तुकाराम। तुकाराम जो थे यह शिवा जी के समकालीन संत थे और यह महाराष्ट्र के, यानी यह महाराष्ट्र में क्या थे? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रेरता थे और इन्हीं के द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था जिसका नाम था वारकारी। वारकारी संप्रदाय चलाया गया था। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि वारकारी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह तुकाराम के द्वारा चलाया गया था। नामदेव की अगर बात करें तो क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि रामदेव भी जो है यह महाराष्ट्र के संत थे और ये क्या थे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिवाजी के समकालीन कौन थे, तो तुकाराम थे। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात आपसे कह रहा है तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वारन हेस्टिंग जो है या बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर कहीं क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर की अगर बात करता है तो लॉर्ड कलायू हो जाते हैं। यानी जो लॉर्ड कलायू है या बंगाल के प्रथम प्रथम क्या थे? सिर्फ गवर्नर थे। यानी बंगाल के गवर्नर की अगर बात करें, प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कलायू था। और जैसे ही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता है, यानी गवर्नर जनरल पूछ लेता है, तो कौन सा उत्तर हो जाता है हमारा? लॉर्ड वार्नेन हेस्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता जो है या एक चिकित्सा यानी एक स्वास्थ्य पद्धति पर लिखी गई किताब थी। चिकित्सा से यानी चिकित्सा पर लिखी गई महत्वपूर्ण किताब है चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाना जाता है? तो भारत का जो ग्रांड ओल्ड मैन कहा गया है वह दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। किसे कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। दादा भाई नौरोजी जो थे भारत के एक राष्ट्रवादी नेता थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी? 3 बार अध्यक्षता की थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की थी? 3 बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? यानी जो 15-16 में एक काफी फेमस यानी काफी चर्चित जो मोमेंट हुआ था, यानी नेशनल मोमेंट में, वह कौन था? होम रूल आंदोलन था, जिसके नेतृत्व जो थे भारत में कौन कर रहे थे? एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। यानी एसी एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा ही 15-16 में लीग का निर्माण किया जाता है। तो एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के द्वारा होम रूल लीग का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? काफी फेमस नारा था और इसे महात्मा गांधी के द्वारा कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा इस नारे को दिया गया था। महात्मा गांधी ने इसी में कहा था कि हम आपको एक मंत्र देते हैं, इसे अपने दिल के अंदर क्या करना है? समाहित कर लेना है। यानी हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या उसकी आजादी में अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। यह मंत्र था, करो या मरो। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारत में
1942 में शुरू किया गया था। 1942 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मारो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो सलाल पनबिजली परियोजना है दोस्तों, यह कई बार एग्जाम में पूछी गई है और यह चिनाव नदी पर स्थित है। अगर कहीं कई बार आपके स्टेट पूछ लेता है या संघ शासित प्रदेश पूछ लेता है तो यह जम्मू कश्मीर यानी जेके में स्थित है। सलाल बिजली परियोजना कहाँ स्थित है? जेके यानी जम्मू एंड कश्मीर में यह परियोजना स्थित है। और नदी कौन सी है? चिनाव नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बसंत विसुत होता है, यानी जो बसंत विसुत की शुरुआत होती है वह 21 या 22 मार्च को इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो हमारा विकल्प क्या दिया हुआ है? 21 मार्च दिया हुआ है। यही सही होगा, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना या खेतड़ी खान कह लें, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो खेतड़ी है दोस्तों, यह तांबा तांबा उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण खान है दोस्तों, जिसमें तांबे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जब सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और दूसरी बार 1939 में क्या होता है, कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए दोबारा अपना नामांकन करा देते हैं और इसी समय महात्मा गांधी के द्वारा अपना कैंडिडेट पतंभी सीतारमैया को बनाया जाता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को क्या होते हैं, विजय प्राप्त होती है। और इसी कारण महात्मा गांधी इस हार को अपनी हार बताकर क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस का सहयोग नहीं करते। एक तरह से कहते हैं कि आप अपनी मंत्रिमंडल का निर्माण स्वयं करें। इसी कारण सुभाष चंद्र बोस जो है इस पद से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। यानी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद यह पद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां नहीं है? यानी आपसे क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमालय तंत्र की नदियां हैं, यानी हिमालय से इनका उद्गम होता है। कावेरी या साउथ भारत की नदी है जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता है। गंगा जिसका गंगोत्री से उद्गम होता है जो हिमालय में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र इसका भी उद्गम क्या है, हिमालय से होता है। गोदावरी या साउथ की सबसे बड़ी नदी है लेकिन इसका उद्गम हिमालय से नहीं होता है। तो हमारा कौन सा है? 2 और 3 विकल्प क्या बन जाएगा? बी वाला विकल्प, ए वाला विकल्प बन जाएगा। 2 और 3 जो है इनका उद्गम जो है या हिमालय तंत्र से होता है या हिमालय तंत्र की यह नदियां कहलाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है, यानी बैंक दर ऐसी दर होती है जिस पर आरबीआई वर्ल्डीज बैंकों को क्या देती है? उधार देती है। यानी आरबीआई जो है वर्ल्डीज बैंकों को उधार देती है और उस पर क्या करती है? एक वैध इंटरेस्ट प्राप्त करती है, यानी ब्याज प्राप्त करती है। तो केंद्रीय देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, यानी जब वर्ल्डीज बैंकों को यह उधार दे देता है तो उस पर जो एक ब्याज मिलता है उसी को क्या कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है। यानी जो दर ये निर्धारित करती है उसी को बैंक दर कहा जाता है। आपका राइट आंसर बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह पूर्वोत्तर में स्थित है और पूर्वोत्तर के असम राज्य में स्थित है। कई बार यह भी पूछा है दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस पशु के लिए या किस जानवर के लिए क्या है प्रसिद्ध है? तो यह गैंडों के लिए, यानी गैंडों के लिए क्या है, सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। अगर देखा जाए, जो आजकल पूरे विश्व में तीन टाइप की इकोनॉमिक्स पाई जाती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? यह प्राइवेट सेक्टर पर इसका स्वामित्व होता है और यह हमेशा क्या करती है? लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से काम करती है, यानी यह अपना हित देखती है। तो आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? सी, पूंजी वाली अर्थव्यवस्था का जो आपके ऊपर गुण बताए गए हैं, यानी यह संसाधनों पर निजी अधिकार तो होते हैं और यह हमेशा इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होता है? लाभ अर्जित करना होता है। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करें या साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, इस पर जो स्वामित्व होता है, अधिकांश स्वामित्व किसका होता है? सरकार का होता है। और सरकार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होता है? सार्वजनिक कल्याण करना। और इन्हीं दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिलकर जो है एक नई अर्थव्यवस्था बनता है, जो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सरकारी, यानी सरकारी सरकारी प्लस निजी, निजी, इसमें दोनों सेक्टर क्या होते हैं? दोनों क्षेत्र आपस में काम करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर पर सरकारी नियंत्रण होता है और कुछ सेक्टरों पर क्या होता है? निजी नियंत्रण होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित टाइप की अर्थव्यवस्था है। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजी टाइप की। और इसी तरह से चीन की या रूस की अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो दोस्तों, जो आरबीआई होती है, 2 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो 1 रुपए का नोट पहले छपता था, अब तो बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, उस पर किसके हस्ताक्षर होते थे? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते थे। यानी जो 1 रुपए का नोट्स होता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते थे। और 2 रुपए से लेकर 2000 तक का, यानी 2 रुपए से लेकर 2 रुपए से लेकर 2000 तक का, 2000 तक का जो नोट होते हैं, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर पे इसके हकदार होते हैं। लेकिन अगर 1 रुपए के नोट हो, 1 रुपए के 1 रुपए के नोट पर किसके होते हैं हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होता है? नगद कोष जो होता है दोस्तों, यह होता है रिजर्व फंड होता है। रिजर्व फंड फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, किसी बैंक के पास आरबीआई 10,000 रुपए है, अगर उसमें से कह दे आप रिजर्व क्या है, इसमें से आप 8 रुपए रिजर्व रख लो, तो आप 8 रुपए रिजर्व कर लोगे तो साख सृजन क्या होगा? वो 2 ही रुपए का होगा। अगर इसी तरह से तब उसमें नगद कोष अनुपात घटाता है, यानी अब वो 8 रुपए कह रहा था, अब वो कहेगा 4 रुपए, 4 रुपए आप रिजर्व रखो, तब अब क्या है, बैंक क्या करेंगे? 6 रुपए का साख सृजन करेंगे। यानी जब नगद कोष अनुपात घटाया जाता है तो साख सर्जन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो इस पर या कौन कानून बना सकता है या किस सब्जेक्ट में शामिल है? तो यह समवर्ती सूची का विषय होता है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं? कानून बना सकती हैं। क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा कि संविधान के अनुसूची 8 में 3 विषय दिए गए हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यानी संघ सूची पर कानून बनाने का राइट्स जो होता है वह किसका होता है? सेंटर का होता है। और राज्य सूची विषय पर जो कानून बनाने का राइट्स होता है वह स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या है? कानून बना सकती है या कानून का निर्माण कर सकती हैं। इसी तरह से जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता क्या है? समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर दोनों सरकारें क्या कर सकती हैं? कानून का निर्माण कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था
इसके अंतर्गत रखी गई है। यानी पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो यह संविधान के भाग चार भाग चार भाग 4 और आर्टिकल की बात करें 40 यानी अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है कि राज्यों के द्वारा पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो यह किस में कहा गया है? राज्य नीति के निदेशक तत्व, यानी राज्य नीति निदेशक तत्व में ऐसा कहा गया है, जो भाग 4 है और आर्टिकल 14 में अंतर्गत कहा गया है। तो आपका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो 13 दिसंबर 1946, यानी 13 दिसंबर, ये डेट भी काफी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। 13 दिसंबर 1946, 1946 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। और जो आगे चलकर यही क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका के रूप में संविधान में शामिल किया गया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को के हित निहित हैं? अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 29 और 30 होता है, इसमें अल्पसंख्यकों के हित की या उनके संरक्षण की बात की जाती है। आर्टिकल 29 में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के द्वारा कोई भी शिक्षण संस्थान स्थापित की जा सकती है और उसका जो प्रशासन होता है वह खुद वह स्वयं देख सकता है। यानी अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की बात की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है ने है, ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं। जब ठोस चालक होते हैं, इनको गर्म किया जाता है या इनको एक्टिव किया जाता है, तो क्या होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, या चालक के रूप में या वाहक के रूप में होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। यानी शिक्षा का अधिकार जो था वह कौन सा अधिकार पहले था, या नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 में शामिल किया गया था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन 1976 में 1976 में इसे क्या किया गया, एक मौलिक अधिकार कर दिया गया और इसे कहां जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21A से इसे संबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? यानी भारत का जो संविधान है, तो राज्य के राज्यपाल जो होते हैं या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को क्या करते हैं, धारण करते हैं। तो राज्यपाल के खिलाफ क्या है, अभियोग जैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति को जब यह आशंका हो जाती है या कुछ हो जाता है तो राष्ट्रपति को क्या करता है, राज्यपाल को क्या करता है, वह इस्तीफे के लिए बाध्य कर सकता है या वापस बुला सकता है। तो आपका राइट आंसर बी होगा, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? जो कंप्यूटर का जो डाटा होता है वह बाइनरी सिस्टम के रूप में भंडारित होता है। और बाइनरी सिस्टम जो होता है वह कैसे होता है, 0 और 1 से होता है। 0 और 1 जो होता है, 0 और 1 के रूप में ये डाटा होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को आरंभ किया है? तो जो उपाधियों की अंत की बात करता है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा किसी को कोई भी उपाधि नहीं प्रदान की जाएगी। लेकिन भारत अनुच्छेद 18 के ही तहत भारत रत्न
और पद्म श्री जो है यह पुरस्कार के रूप में शुरू किया गया है। और यह एक निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई व्यक्ति जो भारत रत्न पाया हुआ है वह अपने आगे, नाम के आगे या अपने नाम के पीछे ऐसे चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो जो ये भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री जो अवार्ड्स देते हैं या अनुच्छेद 18 के अधीन होते हैं। ठीक। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।